अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड किया था और सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो एक्सप्लेन भी किए थे और मैंने आपको इसकी रीजनिंग भी बताई थी कि ये चीज़ें जो हो रही हैं हमारे टीचर ने क्यों हो रही हैं, हर एक क्वेश्चन की डिटेल बताई थी। इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आप लोगों के पास अभी टाइम है, अभी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करोगे तभी आप लोगों के पास आसानी होगी, तभी आप लोग याद रख लोगे। अब जो आप लोगों की एक्सरसाइज है ये इस वक्त बहुत लेंथी है। आप लोगों को पता है कि बुक जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, जैसे प्रीवियस ईयर से टोटली उन्होंने बुक चेंज कर दी है। तो इस दफ़ा कोई पता नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दें। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट ये सोच कर जो है वो मिस नहीं करना कि ये तो आएगा नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की किसी भी तरह की आप लोगों ने ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। जो पार्ट आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर है, आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज की सॉल्व करनी है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि आज हम लोग ने करने हैं, इसके बाद आप लोगों के दो रह जाते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से लेंथी भी होंगे, थोड़े से क्रिटिकल भी होंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करूँ कि अगर आप लोगों को ये पेपर के अंदर आ जाते हैं तो आप लोग किस तरह इसको तैयार कराते हो। अब आज की जो वीडियो है वो है टोटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हैं। इसके मैंने अलग से PDF इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। जो चीज़ समझ नहीं आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दूंगी, बाकी सब कुछ जो है वो आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी जो है वो रिटन है, इधर से ही हम इसको तैयार कर लेंगे। ओके, number one question is mention the name of the branch of chemistry in which you will study each of the following topics। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग पहले वो वीडियोस लाजमी देख कर आओ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं सारी की सारी वीडियो के अंदर जो सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सोल्व करवाई है वो सारी की सारी वही बातें हैं जो कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करती रही हूँ। आप लोगों के पास बुक का नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास लाजमन होनी चाहिए। और पेपर के अंदर जब आप लोगों ने चीज़ें लिख कर आनी है तो चेकर को ताकि इंस्पायर करें, ठीक है, ताकि चेकर जो है वो बहुत अच्छा फील करे कि बच्चे को आता है, इसने पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पूरे चैप्टर की जो वीडियो है वो लाजमन आप लोग एक दफ़ा देखो, उससे चीज़ें समझो, उसके बाद आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। सो नंबर फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है जिसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। आगे आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो जब मिल जाती है ह्यूमन बॉडी के साथ तो उसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो जो डाइजेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड की किस तरह हो रही है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री। ओके, देन आप लोगों का सी पार्ट आता है, वो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो आप लोग किसके अंदर स्टडी करते हो। बेसिकली ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा जो होती है वो एक और ब्रांच होती है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा केमिस्ट्री, लेकिन आप लोगों की बुक के ऊपर उसका कोई जिक्र नहीं है तो हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ PHY, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। आप लोगों ने बुक के ऊपर राइट डाउन कर लो। देन आता है आप लोगों के पास इको केमिस्ट्री। जो इको केमिस्ट्री होती है बेसिकली उसको हम स्टडी करते हैं किस चीज के अंदर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, इन्वायरमेंटल। आप लोग इसकी स्पेलिंग जो है वो देख लेना, करेक्ट कर लेना। देन आता है रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स के अंदर कौन से रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग डिफरेंट कलर्स के फायरवर्क्स देखते हो। जब पटाखे बजते हैं तो आप लोग डिफरेंट कलर्स के देखते हो, उनके डिफरेंट कलर होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का रेड होता है, किसी का ब्राइट रेड होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का येलो होता है। वो सारे की सारी चीजें किस वजह से होती हैं, वो एक स्पेसिफिक मेटल्स की वजह से होती हैं। अल्कली मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सारी की सारी चीजें किस चीज के अंदर आती हैं, ये आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देन आता है मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली इसको भी हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा करके लिख रही हूँ, आप लोग इसको नीट करके अपनी बुक के ऊपर लिख लो। ओके, देन आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आप लोगों को 3 पार्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने को कहा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जैसे आप लोगों को पहले भी, जो मेरे पहले 9th-10th क्लास थी, फर्स्ट सेकंड ईयर थी, जब मैं उनको ऐसी चीज़ें करवाती थी, एक्सरसाइज सोल्व करवाती थी, पेपर डिस्कस करती थी उनके साथ कि आप लोग पेपर में ये चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं उनको हमेशा ये बात समझाती थी कि पेपर प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आप लोग ने किस तरह पेपर प्रेजेंट करके आना है। अब देखें, अगर तो आप लोग, हम चलते हैं बस पेज नंबर 8 के ऊपर और वहां जाके देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स वाला। ये आपके पास आ गया, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो, अगर तो उन्होंने आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा होता, राइट अ नोट ऑन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, तो आप तो बेशक इसको सिंपल एज अ पेज जो है होता वो आप इसको राइट डाउन इस तरह करके आ जाते। लेकिन अब उन्होंने आप लोगों से पहले पूछा है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको उसी तरह रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने एलोट्रोपिक फॉर्म्स बतानी है कि वो क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या चीजें होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये चीजें आप लोगों ने बतानी है। सेकंड पार्ट के उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है एग्जाम्पल, या फिर आप लोगों ने लिखनी है एग्जाम्पल। लिखने के बाद आप लोग लिख लेना है पॉइंट नंबर 1 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 पे लिखना है सेम इस तरह एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, इसको एक्सप्लेन करना है। आप लोगों का 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। आप चेकर को नंबर मार्क करने में इजी होगा ना, उसको आप लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया होगा कि हाँ भी पहला पार्ट ये था क्वेश्चन का, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है जिसके अंदर उसने पूछा है हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। उसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि कोल जो होता है वो डायमंड से कैसे डिफर होता है, तो आपने बताना है कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपके इसी सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कोल के अंदर भी कार्बन होता है, आपके पास डायमंड के अंदर भी कार्बन होता है, तो ये चीजें आपस में मुख्तलिफ कैसे हैं, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो आप लोगों ने इस तरह कोशिश करके आप लोगों ने बता करना है। वैसे यहाँ पर इन्होंने इतना क्लियरली बताया नहीं हुआ कि कोल और डायमंड के अंदर किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि आप लोगों ने इस तरह करके सब कुछ जो है वो ऑन पेपर के अंदर प्रेजेंट करके ना, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे होंगे तो आप लोगों ने उसी तरह उसको बयान करना है, उसी तरह उसको राइट डाउन करना है। ऐसे नहीं करना कि पूरा रटा रटाया आप लोगों ने चीज़ वहाँ पर जाकर छाप देनी है, ऐसे नहीं होगा। जब उन्होंने जिस तरह आप लोगों को क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने उसी तरह का उसको आंसर देना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा थर्ड पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसके उन्होंने पूछा है कि कोल जो होता है वो किस तरह डिफरेंट होता है डायमंड से। ओके बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करती हूँ कि किस तरह आप लोगों का कोल जो है वो डायमंड से डिफरेंट है। मैं बेसिकली एक क्लीन पेज देख रही हूँ कि जहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ कोल और डायमंड के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग कोल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग साथ साथ डायमंड भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों कोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका होता है डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, डिसऑर्डर। जबकि डायमंड जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है इसका स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशनल होता है। ये मैंने आप लोग डायमंड के बारे में तो आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं कोल के साथ इसको कंपेयर करी क्योंकि मैंने आप लोगों ने क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हम इसकी कंपोजिशन के ऊपर जाते हैं, हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो डायमंड के अंदर जो होता है वो होता है 99% कार्बन, प्योर कार्बन से डायमंड बना होता है। लेकिन कोल के अंदर आप लोगों के पास कार्बन तो होता है, इसके अलावा आप लोगों के पास सल्फर भी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होती है और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ये थे आप लोगों के 2 पॉइंट्स। उसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो कोल होता है ना बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोयला जैसे सिंपल समझो जैसे आप लोग कोयला देखते हो, ठीक है। और इसका क्या होता है कि इसका जो ब्रिटल होता है, एक तो आप लोग एक तरह से इस तरह आप लोग समझ लो कि कोल जो होता है वो डायमंड से उसकी वर्थ बहुत कम होती है, ये एक मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ। जबकि डायमंड जो होता है वो क्या होता है, वो एक तो ड्यूरेबल होता है, मतलब कि वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत बढ़ती रहती है, वो अच्छा होता है, काफी टाइम तक रहता है, और उसके अलावा एक कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा ये वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, इतना लस्ट्रो सा होता है, आंखों को बच रहा होता है कलर, कितना इसका स्वीट सा और अच्छे सा कलर होता है। जबकि जो कोल होता है वो ब्लैक होती है, ब्लैक इनका रिच इन कलर होती है, उसके अंदर कार्बन की डेंसिटी जो होती है वो होती है, उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कोल जो होती है वो इतनी हाईली वैल्यूएबल नहीं होती, नॉट वेरी वैल्यूएबल। जबकि जो डायमंड होता है वो आपके पास हाईली वैल्यूएबल होता है, ठीक है, और मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर नहीं पाया जाता। इसको आप लोगों ने डिगिंग करनी होती है, अच्छे निकालना होता है, माइन करना होता है, सेम एज फॉर कोल, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोगों को बताना जरूरी थे कि कोल जो होती है किस तरह कार्बन से डिफर करती है। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या पूछा हुआ है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पेज नंबर 5 और 6 पर है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे जो होता है ऑर्डिनरी लिक्विड से डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बस समझाया हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोगों ने बहुत कम स्टेट्स जो थी वो बचपन में पढ़ी थी, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस रहते हैं, या कुछ टीचर्स ने प्लाज्मा भी एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आप लोगों के पास सबसे अच्छी और मुनफिद आ जाती है स्टेट, ठीक है। इसको आप लोग इसे समझ लो कि एक हाईली किस्म की सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट है और इसको आजकल के दौर के अंदर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मेरे लेक्चर लाजमन लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ है, एक एक स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऑफ स्टेट क्या है, उसको किस तरह आप लोगों ने लिख कर आना है पेपर के अंदर, और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताई हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग उसको लाजमन पढ़ो, उन लाजमन वीडियो को देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत थोड़ा लिखा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नॉलेज मिलता है, तो आप लोग उसको लाजमन गेन करो। मैं ये नहीं चाहती कि कहती हमेशा कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर सब कुछ हो, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से लो, इसमें आप लोगों का फायदा, मेरा कुछ ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास है, डिफाइन सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट, हाउ डज द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है पेज नंबर 11 के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट। तो देखो बच्चों, ये पूरा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके डायग्राम आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि किस तरह इस ग्राफ को पढ़ना कैसे है, इसको ड्रा कैसे करना है, क्या क्या इस ग्राफ की पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने तैयार करके आना है। इसको ऐसे नहीं लिख देना पूरा जाके पेपर पे छाप आना, पॉइंट्स बनाने हैं, इसके हेडिंग्स बनानी है, तभी अच्छे तरीके से आप लोगों को नंबर इसके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसका आंसर भी आप लोगों के पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। वहीं पर आप लोगों के पास इसका आंसर है कि उन्होंने पूछा हुआ है कि किस तरह जो मूवमेंट होती है, प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके दरमियान किस तरह जो चेंजेस होते हैं। आप लोगों को पता है सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, लिक्विड के अंदर उनके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से भाग रहे होते हैं, लाइक दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये उनके फोर्सेज जो होती है वो डिपेंड करती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेज के ऊपर। इसके लिए भी आप लोगों को मेरी वीडियो लास्ट में देखनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोग अपने पास से चीजें वहां पर पेपर के अंदर लिख सको, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों को नहीं पता होंगे, कुछ मैंने बताए होंगे, तो आप लोग अपनी बुक के ऊपर साइड के ऊपर लिख लो या उनकी सेंटेंस बना लो, तो आप लोग उनको याद करें और पेपर के अंदर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इनको आप लोग डिटेल में लिखो और अच्छी तरह इनको पेपर के अंदर लिख के आओ। तो आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडी अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलते हैं आप लोगों की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप लोग ने अब देखें इतना थोड़ा सा क्वेश्चन है, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखोगे, आप लोग पहले बताओगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। फिर इसको बताओगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरह के कंपाउंड स्टडी करते हैं, इनकी एग्जांपल्स बताओगे। सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग कुछ, अगर आप लोगों को किसी के स्ट्रक्चर आता है, जैसे अभी हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ हमने पढ़ी है कार्बन की, ठीक है, उसके अंदर जो सल्फर था ऐसे, ठीक है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, कोई ऑर्गेनिक उसका फॉर्मूला बना सकते हो, शुगर का फॉर्मूला बना सकते हो, आप लोग उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, किसी का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है, आप लोगों ने खुद ही वहां जाके पेपर के अंदर बना कर आनी है। यही चीज जो होगी वो आप लोगों को डिफरेंशिएट करेगी उन बच्चों से जिन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया होगा। सो डू द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि इस लंबी सारी वीडियो के अंदर जो सारी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कल इंशाल्लाह हम लोग इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाकर किस तरह आप लोगों के वो दो क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो PDF आप लोगों को मिल जाएगी जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।